हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आपको लूसेंट कवर करा रहे हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लूसेंट यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग 90% जो क्वेश्चन आप आती है यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बाकी और जीके कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा जो है आपके यहीं से कवर हो जाएगा। तो मैं लूसेंट से उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे लिया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया। अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ से लेवल आपको पता चल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे लूसेंट से कवर कराया जा रहा है। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। यहाँ पे जितना भी जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस पे सब भी एग्जाम में काम आएगा। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जो हम ये हमारा 7वां 8वां पार्ट है, तो हम लगभग 25 क्वेश्चन उसमें कवर किए थे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट बाई पार्ट यहाँ से हम चलेंगे। तो साथ ही साथ जब सभी को देखते चलिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा आपको अटेंड करने में मज़ा आएगा। और साथ ही साथ कितना आप स्कोर बन रहे हो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे चलिए, क्योंकि आपका जो तैयारी कहाँ तक आपका है वो आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो आपके एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, आपका अफ्रीका में? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो अफ्रीका जो महाद्वीप में आपका एटलस पर्वत इस पे इससे, तो इसको याद रखिएगा। तो एटलस जो पर्वत है ये आपके अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप सभी जानते होंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपका स्थित है। इसकी जो सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा है? तो सबसे इसकी चोटी आपका माउंट किलिमंजारो है। तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है तो माउंट किलिमंजारो है। तो इसको भी याद रखिए, यहाँ से इसमें से एक नए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एटलस पर्वत में स्थित है, इसको याद रखिए अफ्रीका में। और आपके जो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट किलिमंजारो है, तो इसको भी याद रखिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आपके रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या आपके स्टैंडफोर्ड रेखा? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो हम मैकमोहन रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैकमोहन रेखा जो कि कौन से ये आपके रेखा को दर्शाती है? तो आपके भारत और चीन, याद रखिएगा, भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इसको याद रखिए। इस जो दोनों जो मैकमोहन रेखा इसके जो सीमा ये आपके चिन्हित करते थे, इसको याद रखिए। जो सीमा रेखा है आपके सन 1962 भारत और चीन युद्ध के केंद्र के कारण इसका बना था। तो इसको याद रखिए, 1962 में ये आपका इस केंद्र का कारण बना था। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा, ये तो आपका भारत और चीन आपका मैकमोहन हुआ। रेड क्लिफ रेखा ये आपका भारत और आपका पाकिस्तान, ये दोनों देश के बीच यहाँ पे सीमा रेखा बनाती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो कि आपके 17 अगस्त 1947, तो 1947 को भारत के विभाजन के बाद ये आपके भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये आपका पूछा गया। और अगर आपसे पूछ दे डूरंड रेखा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको कोई भी डूरंड रेखा ये कौन से देश को यहाँ पे रेखा बनाती है? तो आपके अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसको याद रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो इसको भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्का का, गेहूँ, ज्वार या चावल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चावल। तो चावल जो इसकी जो खेती है या चावल जो है भारत में, लगभग इस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक यहाँ पे होता है। तो इसको याद रखिए। अधिकांश जो भारत के जो लोग होते हैं, भारतीय लोगों की इसको मुख्य फसल इसको कहा जाता है, चावल को, राइस को।
तो इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है चीन के बाद जो भारत की जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धान चावल का उत्पादक देश, उसको भारत को माना जाता है उत्पादन की दृष्टि से, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है आपके रेलवे वगैरह एग्जाम में। भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है? तो आपके कपूरथला तथा पेरम्बूर में, हैदराबाद तथा पेरम्बूर में, या आपके वाराणसी तथा पेरम्बूर में, या जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हैदराबाद तथा पेरम्बूर में। तो यहाँ पे भारत को जो रेल के जो डिब्बे यहाँ पे बनाया जाता है आपके हैदराबाद और आपके पेरम्बूर में। तो इसको याद रखिएगा। अगर चेन्नई भी दिया रहेगा तो चेन्नई और पेरम्बूर अगर दिया होता तो चेन्नई और पेरम्बूर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हैदराबाद और पेरम्बूर में यहाँ पे जो 1955 से यहाँ इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे इसको भारतीय रेलवे के द्वारा इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यहाँ से इसका संचालन होता है। तो कहाँ पे इसका रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं भारत के? तो हैदराबाद, पेरम्बूर। अगर चेन्नई दिए रहता तो चेन्नई और पेरम्बूर ले सकते हैं आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर लीजिएगा, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सन 1861 में, 1881 में, 1872 में, या 1882 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सन 1881 में। सॉरी, इसका सी ऑप्शन है, 81 बोल दिया था मैंने, सॉरी उसके लिए, जल्दी में मिस्टेक हो जाता है। तो सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। अगर लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 था। तो समकालीन जो जनगणना है भारत में, ये आपके जनगणना 1881 में हुआ था। भारत में पहली बार पूछे तो 1872 आपको आंसर लेना है, तो इसको याद रखिएगा। और जो हेनरी वाल्टर है, हेनरी वाल्टर, इसके जनक इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तराखंड में, बी है उत्तर प्रदेश, या आपके हिमाचल प्रदेश में, या आपके डी है सिक्किम में। तो इसका सही जो ऑप्शन यहाँ पे देखें, तो इसका सही जो ऑप्शन हम देखें तो टिहरी जल विद्युत परिसर ये आपके कहाँ पे बना है? तो आपके उत्तराखंड में बना है। तो टिहरी बांध या टिहरी, इसको विकास परियोजना भी कहा जाता है, इसको टिहरी परियोजना भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। टिहरी परियोजना, टिहरी जल विद्युत परिसर या टिहरी बांध भी कहा जाता है, इसको टिहरी परियोजना भी कहा जाता है। तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। तो टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि भारत के सबसे प्राथमिक परियोजना कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के टिहरी जिला में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे जो गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदी भागीरथी तथा दूसरी आपका भिलांगना नदी भी इसके संगम पर इसको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में इसको अमल लाया गया था, या कब इसको लाया गया था? तो वर्ष 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2002 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2005 में। ईयर को याद रखिएगा प्लीज़, डाटा को 2005 ऐसे करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको किस वर्ष में इसको लाया गया था? तो सन 2005 में इसको लाया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए इसको बनाया गया है, और 2005 में इसको लाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो आपका होती है, ये CO2 के कारण, उत्सर्जन के कारण ये आपके होती है, इसी को रोकने के लिए आपके 2005 के इसको लाया गया। तो इसको याद रखिए। इसमें जो मेंबरशिप कंट्री है 192 देश इसके, जिसमें हमारा भारत भी जुड़ा हुआ है, तो इसको 92 देश, 192 देश इसके कंट्री मेंबरशिप है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रात्रि अवकाश में चमकने वाले पिंडों को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो आपके खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, या आपके एस्ट्रोटाइड्स कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खगोलीय पिंड
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी रात के समय या रात्रि के आकाश में चमकने वाले जो पिंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको खगोलीय पिंड इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। तो आपके ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका सूर्य, चंद्र वगैरह और बहुत से जो वस्तुएं हैं जो रात में चमकती है उसको आकाशीय या खगोलीय पिंड इसको कहते हैं। तो इसको याद रखिए। आकाशीय पिंड रहता है तो आकाशीय पिंड खगोलीय पिंड है, तो यहाँ पे खगोलीय पिंड आंसर में लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिन में अगर 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो लहर कहते हैं, सुनामी, ज्वार या धारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ज्वार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिन में अगर 2 बार समुद्र का पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको ज्वार कहेंगे। तो इसको याद रखिए। कौन से किस कारण होता है, तो आपका सूर्य और आपका पृथ्वी और आपका चंद्रमा, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इनके परिणाम स्वरूप यहाँ पे इनके कारण ज्वार का अनुभव किया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35 पे भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है, तो म्यांमार से, वियतनाम से, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और थाईलैंड हाईवे है आपके किस देश से होकर गुजरता है, तो आपके म्यांमार देश से होकर गुजरते हैं। तो इसको याद रखिए। हम म्यांमार से होकर गुजरते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका म्यांमार सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन है हमारा। कार्ल मार्क्स किस देश के थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे, जर्मनी, ब्रिटेन या इटली के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जर्मनी। तो जर्मनी के रहने वाले थे आपके कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स जो थे आपके कौन थे, तो ये आपके जर्मनी के रहने वाले थे। ये आपके महान दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और साथ ही साथ आपके इतिहासकार थे और आपके राजनीतिक थे, पत्रकार और समाजशास्त्री भी थे। तो वैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है, समाज के प्रणेता भी इनको कहा जाता है। इनका फुल नाम अगर पूछे तो इनका फुल नाम आपका कार्ल हेनरिक मार्क्स था। तो इनका नाम को भी याद रखिएगा, कार्ल हेनरिक मार्क्स। तो इनका फुल नाम है, तो इसको भी याद रखिएगा। इनका जो जन्म है आपके कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ। तो कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मनी के रहने वाले हैं। समाज शास्त्री थे, पत्रकार भी थे, साथ ही साथ इतिहासकार भी थे, इनको कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में स्थित है, तो आपके सूरत में, कोचीन में, पुणे में या आपका कानपुर में। इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाए आपका कोचीन, या इसको कोच्चि भी कहते हैं। तो ये आपके कोच्चि भी इसको कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत का सबसे पुराना जो यूरोपीय चर्च कौन से शहर में स्थित है, तो कोचीन या आपके केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। याद रखिए, केरल के अंतर्गत आती है। तो केरल के आपके कोच्चि शहर में स्थित है और इसको कब बनाया गया था, 1503 में इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिए। इसको जो फ्रेंड फ्रांसिस चर्च कहते थे, इसको याद रखिएगा, सेंट फ्रांसिस चर्च है। इसको सेंट फ्रांसिस चर्च है, ये आपका सबसे पुराना यूरोपीय चर्च है, इसको कहा जाता है। इसको कब बनाया गया था, 1503 में इसको बनाया गया है, जो कि भारत का पहला यूरोपीय चर्च इसको माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नाम को सेंट फ्रांसिस चर्च है, कौन से सन में बनाया था, 1503 में। कहाँ पे स्थित है, तो आपके केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, तो 10 चरण, 19 चरण, 12 चरण या 11 चरण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें खास करके हमें स्टूडेंट लाइफ हर पे लागू होता है। तो हमें सुबह सूर्य नमस्कार करना भी चाहिए, जिससे इसके क्या फ़ायदे हैं मैं बताता हूँ। तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 चरण होते हैं, तो इसको याद रखें। अलग अलग सूर्य नमस्कार किया जाते हैं, लगभग 12 चरण इसमें हैं सूर्य नमस्कार में। इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे शरीर के जितने मन को यहाँ पे
शांत रखता है, साथ ही साथ वो आपको स्वस्थ भी रखता है, मन को शांत रखता है और जो अगर बीमारी वगैरह है तो आपके दूर हटने लगती है। तो इसको याद रखिएगा, स्वस्थ पे रहेंगे, आपका जो माइंड है इधर उधर नहीं होगा, मतलब स्थिर रहेगा। तो इसको आज ही से, कल से स्टार्ट कीजिए सूर्य नमस्कार। लगभग इसके 12 चरण हैं, आपको ज़रूर इसका डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो आपके बंकिम चटर्जी जी द्वारा, लॉर्ड इरविन, एडविन लुटियंस या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एडविन लुटियंस। इनके द्वारा इंडिया जो गेट है इसका डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था। कौन से सन में इसको किया था? तो आपके सन 1921 में। तो सन 1921 में जो एडविन लुटियन थे इन्होंने डिज़ाइन किया था और लगभग 10 साल बाद जो यहाँ के तत्कालिक जो वायसराय थे लॉर्ड जो इरविन थे, यहाँ का वायसराय थे, इन्होंने फिर राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। तो एडविन लुटियंस को याद रखिए, इंडिया गेट का डिज़ाइन है इन्होंने तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक चीज़ बताना इसमें भूल गया, तो इंडिया गेट आपका कहाँ पे स्थित है? आपको तो सभी पता होगा, आपके नई दिल्ली में आपका स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे जो इंडिया गेट से अगर यहाँ पे जो रास्ता बना है यहाँ पे राजपथ के नाम से भी चेंज किया है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हम अगले पार्ट में और इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कर्मा नृत्य आपके कौन से राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ और आपके झारखंड, यहाँ भी कर्मा नृत्य किया जाता है। तो कर्मा नृत्य जो कि ये आपके लोक संस्कृति के अंतर्गत आती है और इसमें आदिवासी सभी लोग यहाँ पे नृत्य वगैरह, पूजा वगैरह ना यहाँ पे किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसमें पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ पे नाच गान भी जो कर्मा नृत्य है यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू।